हम लोगों का ये झारखंड का जो जीएस पेपर 2 है उसका जो सेक्शन बी है झारखंड आंदोलन, उसका पहला टॉपिक झारखंड के संविधान, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख व्यक्तित्व। तो स्वतंत्रता सेनानी जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन रहेंगे और प्रमुख व्यक्तित्व से 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन थे। तो जब भी झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी का बात किया जाता है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है तिलका मांझी का। तो अब हम लोग तिलका मांझी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था वो 11 फरवरी 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में हुआ था और इनका जन्म संथाल परिवार में हुआ था और इनको जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है और इनके जो पिता का नाम था उनका नाम सुंदराम मुर्मू था। इन्होंने एक आंदोलन किया था जिसका नाम तिलका आंदोलन था। तो ये जो आंदोलन किया गया था वो 1783 ईस्वी में किया गया था। इसे आप लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, 30 से तिलका 30 से 83। तो इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन करने के पीछे कारण ये था कि उस समय अंग्रेज़ों का जो दमन और फूट डालो की नीति था उसके ये विरोध में थे और तथा ज़मीन पर जो अधिकार इन लोगों का था वो अधिकार ये प्राप्त करना चाहते थे। साथ ही आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना था इनको और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना था और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना था। इन्हीं कारणों से इन्होंने विद्रोह आरंभ किया था। इनके जो विद्रोह का मुख्य केंद्र था वो वनचरी जोर था। वनचरी जोर अभी वर्तमान भागलपुर में है। तो यहाँ पे मेन हो गया कि तिलका आंदोलन 1783 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी स्वयं थे और मुख्य जो केंद्र है वो वनचरी जोर था। क्वेश्चन रह सकता है कि मुख्य केंद्र कहाँ था तिलका विद्रोह का, तो वो वनचरी जोर जो भागलपुर में। अब तिलका मांझी जो अपना विद्रोह का संदेश देते थे गांव के लोगों को, तो उसके लिए वो सखवा या फिर साल दोनों सेम है, कहीं साल लिखा हुआ मिलेगा कहीं सखवा, तो उसका प्रयोग करते थे वे संदेश पहुंचाने के लिए। और झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में यह जो विद्रोह था वो कुछ व्यापक इसका प्रचार प्रसार हुआ और उसी को दबाने के लिए राजमहल के क्षेत्र में जो सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए गए वो क्लीवलैंड थे। और उन्होंने क्या किया, क्लीवलैंड ने इसको दबाने के लिए वहाँ के कुछ लोगों को, लगभग 1300 लोगों को 1300 लोगों की एक सैनिक टुकड़ी बनाई और उन लोगों के द्वारा जो संथाल परगना इलाका के आदमी हैं उनका ही दमन करने लगे। अब बाद में क्या होता है कि 1784 ईस्वी में एक आक्रमण करके तिलका मांझी क्लीवलैंड को तीर से मार गिराते हैं। जैसे ही क्लीवलैंड पर आक्रमण होता है उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, तिलका मांझी उन्हें तीर से घायल करने के बाद जश्न मनाने के लिए जंगलों की ओर चल पड़ते हैं। तब इससे क्रोधित होकर जो अंग्रेज अधिकारी आयरकुट हैं वो उसको पकड़ने के लिए एक व्यापक आंदोलन चलाता है और क्या कहते हैं उसका एक पहाड़िया सरदार जो जौरा नाम करके है वो उसको तिलका मांझी को पकड़ने में आयरकुट की मदद करता है और वहाँ पे भी व्यापक आक्रमण होता है। उसके बाद तिलका मांझी भागकर सुल्तानगंज की जंगलों में चल जाता है और वहाँ से उसे पकड़कर भागलपुर लाया जाता है और बरगद के पेड़ से लटकाकर 13 जनवरी 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर फांसी दी जाती है। और अभी वर्तमान में उस जगह का नाम जो है वो बाबा तिलका चौक के नाम से जाना जाता है। और ये जो है अंग्रेज के विरुद्ध होने वाला अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहले आदिवासी थे, जिसके कारण से ही इन्हें आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, तिलका मांझी को आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये है कि ये स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही थे जो शहीद हुए थे। पहले शहीद कौन थे, तो तिलका मांझी। तो कोई भी चीज़ हम लोग शुभ करने आते सबसे पहले तिलक लगाते हैं, तो सबसे पहले शहीद कौन हुए थे, तिलका मांझी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया कि तिलका मांझी का जो दूसरा नाम है वो जाबरा पहाड़िया है और इन्होंने तिलका आंदोलन किया था जिसको जो 1783 में किया गया था और इनका मुख्य केंद्र बिंदु था वनचरी जोर। और साथ ही जो इनका संदेश पहुंचाने का कार्य ये साल के पत्तों के द्वारा करते थे। और इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था और इन्होंने 1784 ईस्वी में जो सुपरिटेंडेंट थे राजमहल के क्लीवलैंड उनको मार गिराया था। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि तिलका मांझी को पकड़वाया था कौन, तो वो था पहाड़िया सरदार जौरा।
जोरा करके एक व्यक्ति था, पहाड़िया सरदार। इन्होंने तिलका मांझी को पकड़ने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। उसके बाद तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर फांसी दे दिया गया और उस चौक को तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। और पहला अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले व्यक्ति होने के कारण इन्हें आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है। और साथ ही ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद होने वाले व्यक्ति भी थे। अब इनके ऊपर एक उपन्यास लिखा जाता है जो कि महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा जाता है, जो बांग्ला भाषा में लिखा जाता है, जिसका नाम सालागिरर डाके है। ये नाम याद रखिएगा। महाश्वेता देवी के द्वारा तिलका मांझी के जीवन और उनके विद्रोह पर लिखा गया एक उपन्यास है जो कि बांग्ला भाषा में थी। और हिंदी भाषा में उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह के द्वारा हुल पहाड़िया नामक उपन्यास लिखा जाता है, जिसमें तिलका मांझी का जावरिया पहाड़िया के रूप में चित्रण किया जाता है। और क्या है कि भागलपुर में जो विश्वविद्यालय उपस्थित है उसका नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया है, वर्तमान में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है सिद्धू कान्हू और चांद भैरव तथा इनकी जो बहनें थी वो फूलो झानो। तो इन्होंने एक विद्रोह किया था, वो था संताल विद्रोह, जो कि 1855 ईस्वी में किया गया था। तो सबसे पहले सिद्धू और कान्हू का जन्म कहाँ होता है, तो साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के भोगनाडी गांव में एक संथाल परिवार में होता है। और सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में, कान्हू का 1820 में, चांद का 1825 में और भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। और जो इनके पिता थे वे चुन्नी मांझी थे। तो इन चारों भाइयों का जन्म कहाँ होता है, बरहेट प्रखंड के भोगनाडी गांव में होता है। और ये लगभग सब एक दूसरे से 5-5 साल के छोटे बड़े होते हैं। और इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था। सिद्धू कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार, तब तो ब्रिटिश सत्ता कायम हो चुकी थी, तो उनके द्वारा मतलब वहाँ के जो आदिवासियों हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, साहूकारों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा और ज़मींदारों के द्वारा। इसी से उन्होंने निपटने के लिए विद्रोह करना चाहा और इस विद्रोह का नाम था संथाल विद्रोह। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक सभा बुलाई 30 जून, और इस 30 जून को ही हुल दिवस के नाम से मनाया जाता है। हुल दिवस 30 जून को इन्होंने पहला सभा रखा। उन्होंने सोचा कि अगर हमें उन लोगों से लड़ना ही है तो एक सिस्टमेटिक ढंग से लड़े। तो सबसे पहले सभा में सिद्धू ने स्वयं को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना। और उसी समय उन्होंने एक नारा भी दिया था कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इस नारा को याद रखना है कि ये नारा किस विद्रोह के द्वारा दिया गया था, करो या मरो हम अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो संथाल विद्रोह का नारा है ये। अब देखिए, कोई भी ऐसे भी इन लोगों का बात नहीं मानेगा कि चलो हम लोग को विद्रोह करना है, ऐसे लोग एकत्र नहीं होंगे। तो इसके लिए सिद्धू ने कहा कि उसे सपने में रात में देवी आई थी और उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपना झारखंड, अपना राज्य को, मतलब हम लोग का राज्य है, अंग्रेज़ों को हमारी माटी छोड़ के जाना पड़ेगा। इस तरह बोल के उन्होंने वहाँ के आदिवासियों को समझाया और विद्रोह के लिए तैयार रहने को कहा। अब बहुत ज़्यादा जब विद्रोह फैल गया तो आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए संथाल परगना क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। और जो आंदोलन कर रहे थे उनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजी शासकों ने क्या किया कि लोगों को पुरस्कार देने की घोषणा की कि जो उन्हें आंदोलनकारियों को पकड़ कर लाएगा उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजी सेना और आंदोलनकारियों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, जिसमें चांद और भैरव शहीद हो जाते हैं और सिद्धू कान्हू को बरहेट में फांसी दे दी जाती है। कान्हू को जो है कि उसको फांसी दिया जाता है भोगनाडी गांव में और सिद्धू को बरहेट में फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि इसमें चारों भाई के साथ साथ दोनों बहनें भी सक्रिय थी। ऐसा माना जाता है कि फूलो झानो जो है उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेज़ों को भी मार डाला था। और अब फूलो झानो के नाम पर झारखंड सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण योजना का भी संचालन किया जाता है, जिसका नाम है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जो महुआ ताड़ी बेचती है, ताकि वो थोड़ा समाज में खुलकर जी सके और इस काम को छोड़कर दूसरा काम करे। इसके लिए सरकार उन्हें कुछ राशि भी देती है, 50,000 शायद लगभग है। तो इससे महिला सशक्तिकरण का भी कार्य होता है। हुल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, उस दिन जिस दिन उन्होंने पहली सभा रखी थी 30 जून 1855 में।
भोगनाडी गांव में। इसी दिन को हूल दिवस के नाम से जाना जाता है और झारखंड में इस दिन को राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया है, मतलब छुट्टी रहता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि सिद्धू कान्हू जो थे उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपना विद्रोह स्टार्ट किया था। उस समय आदिवासियों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, लगान की दर ऊंची होती थी, महाजन के द्वारा अधिक ब्याज वसूल किया जाता था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इन्हीं सबसे परेशान होकर उन्होंने मतलब अपना आंदोलन स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे हैं बिरसा मुंडा, उनके बारे में देखते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म, बिरसा मुंडा को झारखंड के धरती आबा के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर ही, जन्म दिवस की जो तिथि है इसी पे ही हम लोगों के राज्य का गठन किया गया है। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू ना, ये जगह इंपॉर्टेंट है। तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है? तो उलीहातू गांव खूंटी, जो खूंटी में है, और उनका जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। और इनका जन्म चूँकि सोमवार को हुआ था, लेकिन इनका नाम बृहस्पतिवार के अनुसार इनका नाम बिरसा रखा गया। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और उनकी जो माता थी वो करमी मुंडा थी। तो बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू गांव में होता है, उलीहातू, और इनका बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, ये सब याद रखना है। पिता का नाम सुगना मुंडा, माँ का नाम करमी मुंडा, और भाई का नाम, बड़ा भाई जो था वो कोंता मुंडा था, कोंता। अब बिरसा मुंडा के जो प्रारंभिक शिक्षक थे उनका नाम जयपाल नाग था और उनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, और ये जो थे वे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अब बिरसा मुंडा का जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था वो जर्मन के द्वारा संचालित विद्यालय में हुआ था। एवेंजेलिकल चर्च के द्वारा संचालित विद्यालय में इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और छात्र जीवन में इन्होंने चाईबासा में जो भूमि आंदोलन हो रहा था उससे जुड़े। उसके बाद मात्र 18 वर्ष की आयु में वे चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए। यहीं से इन्होंने अपना आंदोलन चालू किया। इन्होंने वन, भूमि और आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी। मतलब जब अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए, उन्होंने अपने साथ बहुत सारे बाहरी लोगों को भी लाए, जिसके कारण क्या होता था कि यहाँ पर जो लोग कार्यरत थे उनका सबसे पहले तो काम छिन गया। फिर ज़मीन में जो तो हरा भरा जंगल था, लोग जब आने लगे तो यहाँ बसने लगे। उसके बाद जंगलों की कटाई करने लगे, जिससे कि यहाँ पे जंगलों का नाश होने लगा। तो इससे भी ये भी एक कारण था। उसके साथ साथ जो ईसाई मिशनरी आए थे उन्होंने भी इन्हें पहले शुरू में क्या किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर इनका भरोसा जीत लिया, लेकिन जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जब इन्हें युद्ध करना था तब मिशनरियों ने भी साथ नहीं दिया। इन्हीं सभी कारणों से वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त हो चुका था। तो उन्हें एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो उनकी बातों को पहुँचा सके। तब उन्होंने बिरसा मुंडा को एक नेता के रूप में देखा और बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन किया जिसे मुंडा उल गुलान या फिर बिरसा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उल गुलान का मतलब ही हो गया कि विद्रोह या महान हलचल। अभी भी तब मतलब क्या था कि जब भी उन लोगों को जोश भरना रहता था तब वो लोग उल गुलान शब्द का प्रयोग करते थे। अब क्या होता है कि वे तो उन लोगों के खिलाफ बगावत चालू कर दिए। अब 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंहभोगा का दूत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिंहभोगा के द्वारा भेजा गया है और उस समय उन्होंने इतना अपने आप को लोकप्रिय बना लिया था कि उनका बहुत सारा अनुयायी होने लगे और इस अनुयायियों का मतलब प्रयोग उन्होंने अपने विद्रोह में भी किया। उन्होंने एक नए पंथ की शुरुआत की जिसका नाम था बिरसाइत पंथ, मतलब और उस बिरसाइत पंथ था और उसमें क्या था कि बिरसा मुंडा का मानना था कि लोगों को अनेक देवी देवताओं का पूजा पाठ करने के जगह पर केवल एक का पूजा करना चाहिए। अनेक देवी देवताओं पर पूजा पाठ करके बहुत ज़्यादा समय भी नष्ट होता है, साथ ही खर्चा भी होता है। तो इसके जगह पर एक ही देवी की पूजा करनी चाहिए या फिर देवता की, जो कि सिंहभोगा की आराधना पर बल दिया गया। इसे ही एकेश्वरवाद कहा गया।
और उन्होंने मद निषेध मतलब दारू पीना भी मना किया था। मदपान का त्याग करने का उपदेश दिया था। साथ ही पशु बलि का भी विरोध किया था और उन्होंने लोगों को जनेऊ धारण करने पर भी बल दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि एक नया धर्म का शुरुआत किया जिसका नाम बिरसाइत पंथ था। मतलब इसमें केवल एक ही देवी को मानना है, एकेश्वरवाद पर बल दिया। साथ ही उन्होंने हड़िया मदपान का भी त्याग करने के लिए कहा और जनेऊ धारण करने के लिए कहा। बिरसाइत पंथ में उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में गांव के सरना, जहाँ पे पूजा किया जाता है, सरना स्थल को मान्यता दी गई। बिरसा मुंडा ने अहिंसा का समर्थन किया और उसका समर्थन करते हुए पशु बलि का विरोध किया। हड़िया सहित सभी प्रकार के मद्यपान को त्याग करने का उपदेश दिया। अपने उपदेश में बिरसा ने जनेऊ धारण करने पर भी बल दिया। बिरसा मुंडा झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे। 1895 से 1900 ईस्वी के उलगुलान विद्रोह को नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया और इसे ही मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन भी कहा जाता है। और इनका जो आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु था वो था डोम्बारी बुरू पहाड़। ये जो पहाड़ है इसे याद रखना है। तिलका मांझी का जो था वो था वनचरी जोड़, इसका बिरसा मुंडा का जो है वो डोम्बारी बुरू पहाड़ है। साथ ही 1855 ईस्वी में क्या होता है कि बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र रचने के खिलाफ में मतलब आरोप में उन्हें 2 साल की जेल और 50 रुपये की जुर्माने की सज़ा मिलती है। लेकिन उन्हें क्या होता है कि 30 नवंबर 1897 2 साल के बाद महारानी विक्टोरिया जी की हीरक जयंती पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद रिहा होने के बाद वो क्या करते हैं कि वो पुनः लोगों को संगठित करना शुरू करते हैं और गांव-गांव घूमकर लोगों को हथियारबंद करना प्रारंभ कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि अंग्रेज अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए 500 का इनाम भी रख देते हैं। और यह इनाम तब के अभी 500 भले ही अभी कम लग रहा होगा, लेकिन उस समय 500 का मूल्य अभी के 50 लाख का जैसे था। तो उस समय लोग लालच में आके बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी करवाने में सहयोग करते हैं। और सहयोग कौन करते हैं तो बंदगांव के जो जमींदार होते हैं, जगमोहन सिंह के एक आदमी होता है वीर सिंह महली, उन्हीं के द्वारा उन्हें मतलब गिरफ्तार करवाने में मदद किया जाता है को दिया गया था। मतलब बिरसा मुंडा को पकड़वाने में मदद कौन किया था तो बंदगांव के जो जमींदार थे उनके ही आदमी वीर सिंह महली के द्वारा। और तिलका मांझी को पकड़वाने में कौन मदद करता है तो जौरा। 2-3 बार पढ़ने से ये नाम सब याद हो ही जाएंगे। जहाँ जहाँ लिंक करना है वहाँ मैं लिंक करवा दूंगी। और 9 जून 1990 की सुबह 9 बजे बिरसा की मृत्यु जेल में ही हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनका जो मृत्यु हुआ था वो मतलब वहाँ के अधिकारी लोगों ने कहा कि इनकी मृत्यु हैजा के कारण हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है या लोगों का कहना है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया है। और इस तरह से झारखंड की जो धरती में एक वीर सपूत है उनका अंतकाल हो जाता है। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है और ये एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता है जिनका फोटो संसद भवन में भी लगा हुआ है। और जो प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी है, उन्होंने बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है अरण्यर अधिकार, मतलब जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना की है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में कहाँ हुआ है, उलीहाती गांव जो कि खुट्टी में है। ये है हालांकि ये सब पूछा नहीं आता है कि उनका बचपन का नाम क्या था, उनका माँ का नाम क्या था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये सब जानकारी रखने से कोई दिक्कत नहीं है। उनके जो प्रारंभिक शिक्षक थे वो जयपाल नाग थे और जो धार्मिक गुरु थे उनका आनंद पांडे थे। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो उस आंदोलन का क्या नाम था तो बिरसा आंदोलन या फिर मुंडा उलगुलान, दो नाम है इसके। और उन्होंने एक पंथ की शुरुआत की थी जिसका नाम था बिरसाइत पंथ। और इसमें क्या था कि केवल एक ही बिरसाइत पंथ था और इसमें अनेक देवी देवताओं के बदले एक देवी देवता को मानने पर ज़्यादा जोर दिया गया था। साथ ही क्या है हड़िया मद्यपान ये सब नहीं करना चाहिए लोगों को। और उसके अलावा जनेऊ धारण करने का भी उपदेश दिया गया था। और उसके बाद था कि इनका जो आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु था वो डोम्बारी पहाड़ था, डोम्बारी बुरू पहाड़। और इन्हें
2 साल जेल 1895 में षड्यंत्र के आरोप में जेल हुआ था। और महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती जो कि 30 नवंबर 1897 में थी, उस समय उन्हें छोड़ा गया था। उसके बाद फिर पुनः इन लोगों को इकट्ठा किए, जिसके कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें पकड़वाने के लिए 500 का इनाम रख दिया और इन्हें पकड़वाने में मदद की वीर सिंह महली ने। और 9 जून ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है हैजा के कारण। लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि इन्हें कोई स्वीट पॉइजन दिया गया था, जिसके कारण धीरे धीरे इनका शरीर खत्म हो गया। उसके बाद इन्हें धरती आबा कहा जाता है। ये पहले आदिवासी नेता, एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका फोटो लगा हुआ है संसद भवन में। और इनके ऊपर एक उपन्यास लिखी गई है, जिसको लिखी है कौन? महाश्वेता देवी, और ये इसका नाम है अरण्येर अधिकार। और जो तिलका मांझी के ऊपर लिखा गया था वो था साला गिरर डाके, बंगला उपन्यास था। और जो हिंदी में लिखा गया था वो था हुल पहाड़िया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुधू भगत। तो बुधू भगत का जन्म 18 फरवरी 1792 ईस्वी में सिल्ली गांव, जो कि रांची में है, एक उराव परिवार में हुआ था। बुधू भगत ने 1828 से 32 तक मतलब लड़का महाविद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया। और 31-32 में कोल विद्रोह के प्रमुख नेता ये थे। बुधू भगत झारखंड के उन जन आंदोलन के नायक थे जिसे अंग्रेजों ने कोल विद्रोह की संज्ञा दी। मतलब कोल विद्रोह का जो कोल विद्रोह था उसका ये नायक थे। और लगभग उसी तरह जैसे कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। अब बुद्धू भगत और छोटा नागपुर के ऐसे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपया, बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपया का इनाम रखा गया था, जबकि बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी। अब बुद्धू भगत की मृत्यु कब हो जाती है? तो 17 फरवरी 1832 ईस्वी में कैप्टन इम्पे के द्वारा उन्हें मार दिया जाता है, जिसमें उनके साथ भाई, बेटे व भतीजे सहित लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और 13 अक्टूबर 2021 को वीर बुद्धू भगत के सम्मान में डाक विभाग द्वारा विशेष डाक कवर जारी किया गया। 13 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था कि उनके सम्मान में डाक विभाग के द्वारा एक डाक कवर जारी किया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1792 में सिल्ली गांव में हुआ, और जो कि रांची में है। और ये 1831-32 में कोल विद्रोह के प्रमुख नेता भी रहे। ये प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए 1000 और बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपया। और इन्हें कौन मारता है? तो कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में एक कार्रवाई होती है, सैनिक कार्रवाई, जिसमें बुद्धू भगत के साथ करीब 150 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और 13 अक्टूबर 2021 को बुद्धू भगत के सम्मान में डाक विभाग के द्वारा एक डाक कवर जारी किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा में। अभी जितना भी यहाँ पे है आंदोलन, थोड़ा थोड़ा हम लोग देख रहे हैं। जब हम लोग विद्रोह पढ़ेंगे तब उन्हें डिटेल से पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानी, तो उनके बारे में पढ़ना है, ना कि उनके विद्रोह के बारे में। तो इसलिए विद्रोह के बारे में उतना डिटेल से अभी नहीं जाना है। भागीरथ मांझी, तो भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तलडीहा, जो कि गोड्डा में है, वो खरवार जनजाति में हुआ था। तो भागेंगे हम लोग कहाँ? भागेंगे तो तल में जाके गिर जाएंगे भागीरथ, या फिर गोड्डा में गड्ढा में गिर जाएंगे। भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। भाग के हम लोग कहाँ जाएंगे? बाबा जी लोग के पास। तो भागीरथ बाबा जी, भागीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन किया था। अब देखिए, वार करके भी हम लोग भाग जाएंगे, इस तरह करके लिंक करके याद कर रखिएगा। प्रारंभ में यह आंदोलन अकेश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार की सुरक्षा के प्रसार पर केंद्रित था, परंतु बाद में ये क्या हो गया कि आंदोलन राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक जन आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। इन्होंने जब आंदोलन किया था ये केवल मतलब भक्ति वाला आंदोलन था, एकेश्वरवाद या फिर सामाजिक सुधार से रिलेटेड था। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया कि जैसे जैसे अंग्रेजी शासकों का जो उनके ऊपर अंग्रेजी शासक का जो लोगों पर जो दमन और फूट डालो की नीति थी ना, उसके कारण ही ये धीरे धीरे मतलब राजस्व और बंदोबस्ती के विरुद्ध एक आंदोलन में परिणत हो गया। भागीरथ मांझी स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों को कर न देने की अपील भी की थी। उन्होंने स्वयं को एक बौंसी गांव का राजा घोषित किया और कहा कि जमींदारों को कर देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब उन्होंने कर देने से मना कर दिया तो 1875 ईस्वी में, 74 में उन्होंने खरवार आंदोलन किया, 75 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब 77 में क्या होता है कि वो जेल से रिहा हो जाते हैं और 79 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन किया था। उनका जन्म तलडीहा गोड्डा में खरवार जनजाति में हुआ था। उन्हें बाबा जी, ये याद रखना, बाबा जी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। और उन्होंने स्वयं को बौंसी गांव का राजा, ये इंपॉर्टेंट है, बौंसी गांव का राजा भी घोषित कर दिया था और कर देने से मना किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट जो है वो है जतरा भगत। जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को चिंगरी नावाटोली गांव, जो कि गुमला में है, एक उराव परिवार में हुआ। और जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत और माँ का नाम लिबरी भगत था। और उनकी पत्नी जो थी वो बुधनी भगत। तो उनका जन्म हुआ था गुमला के नावाटोली गांव में हुआ था। ये जतरा भगत के बारे में मेंस में भी पढ़ना है, तो थोड़ा गांव का नाम याद रखिएगा। नावाटोली गांव में हुआ था और उनके जो पिता का नाम था, पत्नी का नाम बुधनी भगत था। 1914 ईस्वी में वे क्या मतलब उनका जो बचपन था बाकियों के बचपन से थोड़ा अलग था। वे बचपन से ही मतलब झाड़ फूँक का कार्य करने लगे थे। 1914 ईस्वी में उन्हें हैसरा गांव के तुरिया भगत से मती का प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उन्हें आत्मबोध की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया। जतरा भगत ने उराव लोगों के बीच मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या ना करने, यज्ञोपवीत धारण करने और अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने, बेट बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को ना मानना और गुरुवार को खेत में हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया। मतलब क्या था कि जब वे सीखने जाते थे अपना या फिर प्रशिक्षण प्राप्त करने जाते थे तो उस समय वे उन्हें एक मतलब उनके जो धार्मिक देवता उराव जनजाति के जो धार्मिक प्रधान है धर्मेश की उन्हें मतलब दर्शन होते हैं और उन्हें मतलब कुछ मंत्र दिया जाता है। मतलब उसमें उन्होंने जैसे कि कुछ मंत्र था जिसका मतलब था कि मदिरा पान ना करना, मांस ना खाना, जीव की हत्या ना करना, यज्ञोपवीत धारण करना और अपने घरों में तुलसी चौरा स्थापित करना, बेट बेगारी ना करना और अंग्रेजों के आदेश को ना मानना। साथ ही उनका जो अनुयायी कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उन्होंने गुरुवार को हल चलाना बंद करके उस दिन उन्होंने मतलब अपना बैठक करते थे। और इनका जो आंदोलन था वो स्टार्टिंग में तो धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था जो कि गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। 1916 ईस्वी में जतरा भगत और उनके साथियों को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया कि ये लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जेल से छूटने के बाद 1916 ईस्वी में जतरा भगत की मृत्यु हो गई और देश की आज़ादी के बाद सन 1948 में भारत सरकार के द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देश की आज़ादी के बाद 48 में भारत सरकार के द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था। तो इसमें जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था? तो नावाटोली गांव जो कि गुमला में है, वहाँ पे एक उराव फैमिली में हुआ था। और इन्होंने 1914 में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था ताना भगत आंदोलन और ये एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था जो कि गांधी जी से प्रभावित था। नेक्स्ट है तेलंगा खड़िया। तेलंगा खड़िया होगा। नेक्स्ट स्वतंत्रता सेनानी जो कि तेलंगा खड़िया है, उनका जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी में मुरगू गांव होगा। मुरगू गांव गुमला में खड़िया जाति के कृषक परिवार में होता है और उनके पिता का नाम ढुइया खड़िया और माता का नाम पेतो खड़िया था। तेलंगा खड़िया ने क्या किया था कि अपने आसपास के गाँव में जूरी पंचायत नामक संगठन का निर्माण किया था। जूरी पंचायत में मतलब क्या होता है? जूरी पंचायत में शोषण और अत्याचार के विरुद्ध मतलब खिलाफ कार्य किया जाता था। और तेलंगा खड़िया ने 1849 ईस्वी से 50 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। और क्या होता है कि जैसे कि अंग्रेज़ों को पता चलता है कि ये जूरी पंचायत के माध्यम से लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, तो अंग्रेज उन्हें 21 मार्च 1852 ईस्वी में कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत की बैठक के दौरान गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज देते हैं।
और जब 1880 में वे रिहा होते हैं जेल से, उसके अगले दिन 23 अप्रैल को बोधन सिंह नामक एक व्यक्ति रहते हैं जो गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। बोधन सिंह के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और गुमला में इनके शव को दफनाए गए स्थान को जहाँ पे इनका शव को दफनाया गया उस जगह को तेलंगा टोपा टाण कहा गया। तो तेलंगा खड़िया ने बहुत सारे काम किए, जैसे कि टैक्स नहीं देने का ऐलान करके अंग्रेज अफसर और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया, समांतर सेना का गठन किया व प्रशिक्षण दिया, और वे अपने युद्धों में मतलब विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का प्रयोग भी किए, और ज़मीन वापसी के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक गांव में जूड़ी पंचायत की स्थापना की, जो अत्याचार और शोषण के खिलाफ मतलब आवाज़ उठाती थी। नेक्स्ट जो है गंगा नारायण सिंह, इससे रिलेटेड इससे तो हमको लगता है 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। गंगा नारायण सिंह बड़ाभूम क्षेत्र के जमींदार लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। इनकी माता का नाम ममता देवी था। 1832-33 में जो भूमिज विद्रोह हुआ था, 32 का खतियान से भूमिज विद्रोह याद रखिएगा, 32 का खतियान भूमि से रिलेटेड है इसलिए भूमिज विद्रोह, और इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण ही थे। और इसके कारण इन्हें इस विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा कि गंगा नारायण का हंगामा, भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता अंग्रेजों के द्वारा, जो कि 1832-33 में हुआ था। अंग्रेज बाध्य होकर जमीन विक्रय कानून, उत्तराधिकारी कानून और लाभ पर एक्साइज ड्यूटी, नमक का कानून, जंगल कानून वापस लेने के लिए विवश हो गए। इन्होंने इतना हंगामा ही किया कि अंग्रेज विवश हो गए और उन्हें जो विक्रय कानून था, उत्तराधिकारी कानून, एक्साइज ड्यूटी, नमक का कानून, जंगल कानून, जितने सारे कानून थे उन्हें वापस लेने के लिए बाध्य हो गए। गंगा नारायण सिंह ने क्या किया कि पोड़हाट तथा सिंहभूम में जाकर वहाँ के कोल जनजातियों को खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित किया। सबसे पहले तो इन्होंने 1832-33 में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे मतलब अंग्रेजों के द्वारा गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद किसी एग्जाम में कि गंगा नारायण का हंगामा कौन सा विद्रोह को कहा जाता है, या फिर भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, इस तरह करके। तो गंगा नारायण उसके बाद क्या करते हैं कि पोड़हाट और सिंहभूम के चाईबासा में जाकर वहाँ के कोल जनजातियों को खरसावा के जो ठाकुर चेतन सिंह है और चेतन सिंह तथा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें संगठित करते हैं कोल जनजातियों को। और गंगा नारायण सिंह ने दीवान माधव सिंह की हत्या 26 अप्रैल 1832 को कर दी। और 6 फरवरी 1833 ईस्वी में क्या होता है कि गंगा नारायण सिंह कोल जनजातियों के साथ मिलकर ठाकुर चेतन सिंह जो खरसावा के ठाकुर है, उनके जो हिंदवार नहीं होगा, शायद हिंद शहर होगा, उसके थाने पर हमला कर देते हैं, हिंद शहर। और उसके दूसरे दिन 7 फरवरी को गंगा नारायण सिंह को अंग्रेजों के एवं हुकूमतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीरगति की प्राप्ति होती है। मतलब क्या है कि ठाकुर चेतन सिंह के सैनिक के द्वारा गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी जाती है और खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण के सिर को काटकर कैप्टन विल्किंसन नामक अंग्रेजी अधिकारियों को भेज देता है। जैसे ही मतलब 6 फरवरी को 1833 ईस्वी में गंगा नारायण सिंह ठाकुर चेतन सिंह के हिंद शहर थाने पर हमला करता है, तो 7 फरवरी को उसके ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के द्वारा गंगा नारायण के सिर को काट दिया जाता है और उसे अंग्रेजी कैप्टन विल्किंसन के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो जो है वो चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता रहते हैं। तो चुआर विद्रोह का नायक रघुनाथ महतो का जन्म 21 मार्च 1738 ईस्वी में सरायकेला खरसावा जिला के अंतर्गत प्रखंड के घुटियाडी गांव में होता है। चुआर विद्रोह के जो नायक है रघुनाथ महतो, उनका जन्म सरायकेला खरसावा जिले के घुटियाडी गांव में होता है। और इन्होंने जो चुआर विद्रोह था ना, वो कई पार्टों में हुआ था, कई चरणों में हुआ था।
तो पहले दौर का नेतृत्वकर्ता जो है वो रघुनाथ महतो थे और ये इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो छापामार युद्ध गुरिल्ला पद्धति से अभियान चलाया था। इनके द्वारा 1769 में अपना यहाँ होगा अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, इन्होंने चुआर विद्रोह में ये नारा दिया था। जबकि जो हम लोगों ने पढ़ा संथाल विद्रोह का जो नारा था वो था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये था संथाल विद्रोह का नारा। जबकि चुआर विद्रोह का नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। 5 अप्रैल 1778 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा गोलीबारी हुई और जिस दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अब प्लास फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा रघुनाथ महतो के जीवन पर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है माटी के सपूत। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि जो रघुनाथ महतो जो थे वो चुआर विद्रोह के जो पहले दौर का था उनका नेतृत्व करता थे और इन्होंने जो नारा दिया था वो था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। और उसके बाद इन प्लास फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा रघुनाथ महतो के जीवन पर एक लघु फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है माटी के सपूत। नेक्स्ट जो है वो हमारी है रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी जो थी वो महेशपुर की रानी थी और इन्होंने जो 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह हुआ था, ये भी कई चरण में हुआ था, तो उसकी नेतृत्व करता थी और इन्होंने मतलब पहाड़िया सरदारों को सहयोग दिया था, लेकिन इन्हें इसमें सफलता नहीं मिली थी। और इनका जो विद्रोह था ये इसलिए था क्योंकि रानी सर्वेश्वरी की जो जमीन था उसे दामिनी को में मिलाया जा रहा था, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया गया और जीवन के कुछ आखिरी क्षण में जो उन्होंने भागलपुर के जेल में बिताया वहाँ पर उनकी मृत्यु 1860 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट है चाणकू महतो। चाणकू महतो देखते हैं। चाणकू महतो जो थे वे कुड़मी समाज के शासन व्यवस्था में परगणित थे और इन्होंने जो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था, इन्होंने जो अपना विद्रोह किया था उसे जोड़ दिया। इन्होंने अपने विद्रोह के दौरान आपन माटी आपन दाना, आपन माटी और आपन दाना पेट काटी नहीं होगा देबू खजाना। तो इन्होंने यह नारा दिया था कि आपन माटी और आपन दाना पेट काटी नहीं देबू खजाना, इन्होंने अपने विद्रोह में यह नारा दिया था। और सोनार चक में आयोजित एक जनसभा हुई थी जो 2 किलोमीटर बाड़ीडी नामक गांव में एक गद्दार जो नायाब ताप नारायण की खबर पर चाणकू महतो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 15 मई 1856 ईस्वी को गोड्डा की राज कचहरी स्थित कजिया नदी के तट पर फांसी दे दी गई। तो सोनार चक में एक जनसभा आयोजित की गई थी जहाँ में बाड़ीडिंग नामक गांव से एक गद्दार जो था नायब ताप नारायण सिंह की खबर पर चाणकू महतो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कजिया नदी के तट पर फांसी की सजा दी गई। इस प्रकार से हम लोगों का जो जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व थे उनके बारे में ख़त्म होता है और 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, PDF आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को PDF मिल जाएगा PDF ग्रुप में।